हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, 2213 पोस्ट बिहार दरोगा पीटी एग्जाम 2021 के लिए जो हम लोगों ने न्यू प्रैक्टिस सेट सीरीज को स्टार्ट किया था, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग सेट नंबर 13 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने सेट नंबर 1 से लेकर के 12 तक को कवर कर लिया था। तो फ्रेंड्स, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। इन सभी वीडियोज़ का लिंक मैंने आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को यानी कि घंटी के निशान को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार दरोगा से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और रोज की तरह आज का भी सेट का जो कट ऑफ है वो 75 रखा गया है। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वो कौन सा अधिकारी है जो भारत सरकार की वित्तीय लेन देनों में लेखाकरण के लिए जिम्मेदार होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारा यह प्रैक्टिस सेट है, इसीलिए आप सेट को पूरा लगाइएगा। सेट के लास्ट में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। मैंने कई बार आपको बताया है कि अनुच्छेद 148 से 151 के अंतर्गत 148 से लेकर के 151 के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को समाहित किया गया है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को सार्वजनिक धन का संरक्षक कहा जाता है, साथ ही साथ संचित निधि का चौकीदार भी इसको कहा जाता है। अगर हम बात करें कि वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा दूसरा क्वेश्चन कि सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति होती है जब। तो बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता है तो तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। यदि किसी भी समय उच्चतम न्यायालय के सत्र को आयोजित करने या फिर उसको चालू रखने के लिए गणपूर्ति प्राप्त नहीं होता है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पूर्व सहमति और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है। इस बात को ध्यान रखेंगे आप। उसके बाद देखिएगा कि संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है। तो संविधान की व्याख्या, न्यायिक पुनरावलोकन, सलाह देने, ये सभी जो अधिकार हैं केवल और केवल सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने हेतु उम्मीदवार द्वारा। तो सबसे पहले आप उच्च न्यायालय के बारे में जानिए। देखिए फ्रेंड्स, आर्टिकल 214 में ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 214 के अंतर्गत जो है प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। पर यह जरूरी नहीं है कि प्रत्येक राज्य के लिए अपना अलग अलग उच्च न्यायालय हो। आपने देखा भी होगा कि कई राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय होता है। तो आपको सिर्फ याद रखना है किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है, तो अनुच्छेद 214 में। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए केवल जम्मू कश्मीर और दिल्ली जो है केंद्र शासित प्रदेश, उनका अपना उच्च न्यायालय है। वर्तमान में टोटल कितने उच्च न्यायालय हैं, तो 25 उच्च न्यायालय हैं। 25वां उच्च न्यायालय जो बना वो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट था। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। देखिए राइट आंसर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे फ्रेंड्स, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने हेतु कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण करना होना आवश्यक होता है, अथवा किसी भी उच्च न्यायालय में या एक से अधिक उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता होना अनिवार्य है। तो राइट आंसर इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य किया गया हो। ऑप्शन नंबर 5 देखिएगा कि सामान्यतः राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सामान्यतः राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं वो विधानसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए विधान परिषद की व्यवस्था जो है ये सभी राज्यों में नहीं है, केवल 6 राज्यों में है, इसीलिए सामान्यतः जो होते हैं वो विधानसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं, मुख्यमंत्री। उसके बाद देखिएगा कि राज्य की विधानसभा के सत्रावसान के, यहाँ सुधार कीजिएगा, अधिकार जो है, या फिर यहाँ पर आप प्रश्न बना सकते हैं कि राज्य की विधानसभा के सत्रावसान किसके द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, सत्रावसान किसके द्वारा किए जाते हैं। तो देखिए अनुच्छेद 174, ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 174 के अनुसार राज्यपाल को विधानसभा सत्र बुलाने एवं सत्रावसान करने का अधिकार प्रदान किया गया है। राज्यपाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि वित्त आयोग का प्रधान कार्य क्या है। वित्त आयोग का गठन 280 में दिया गया है, अनुच्छेद 280 में। इसके गठन का अधिकार जो है राष्ट्रपति के पास है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसका मुख्य कार्य जो है ये केंद्र और राज्यों के मध्य कर और अनुदान का बंटवारा करना है।
राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है और NK सिंह इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय जैसे संस्थाओं में कौन सा एक लक्षण समान है? सभी पढ़िए और राइट आंसर बताइए। तो इसमें जो समान लक्षण है वो है कि ये सभी एक संवैधानिक संस्थाएं हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, निर्वाचन आयोग का जो वर्णन है वो आर्टिकल 324 में, संविधान के आर्टिकल 324 में, यानी कि संविधान में इसकी चर्चा है, यह संवैधानिक संस्था है। उसी प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो 124 में है से लेकर के 147 तक में है। संघ लोक सेवा आयोग 315 में है। उसके बाद नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अभी मैंने बताया 148 से लेकर के 151 तक में इसका जो है वर्णन किया गया है। उसके बाद देखिए पंचायती राज विषय में, तो पंचायती राज जो है यह किस विषय से संबंधित है? तो यह राज्य सूची में है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये जो है फ्रेंड्स राज्य सूची का विषय है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। राष्ट्रपति जो है ये आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। तो ये कर सकते हैं हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, बाहरी आक्रमण के आधार पर, युद्ध के आधार पर। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। और ये जो इन आधार पर कर सकते हैं, किस अनुच्छेद के आधार पर किया जा सकता है इस तरह से? तो ये आर्टिकल 352 है। 356 में राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है और 360 में वित्तीय आपातकाल है। उसके बाद देखिए दल विहीन लोकतंत्र के पक्ष में कौन था? तो ये जयप्रकाश नारायण थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के संशोधन नहीं किए जा सकते हैं। तो संविधान के संशोधन नहीं किया जा सकते हैं जनमत संग्रह के द्वारा। ऐसा थोड़ी ही हमारे देश में है कि लोगों को इकट्ठा करके जनमत संग्रह करा करके कोई संविधान संशोधन पास कराया जाता हो। ऐसा हमारे देश में नहीं होता है, ये स्विट्जरलैंड वगैरह में होता है। उसके बाद देखिएगा कि किस संविधान संशोधन एक्ट के तहत मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। तो फ्रेंड्स यह था 61वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ये 1989 में हुआ था, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि प्रक्रियात्मक मामलों पर सुरक्षा परिषद के निर्णय सदस्यों के सकारात्मक मतों द्वारा लिए जाएंगे। देखिए ये जो सुरक्षा परिषद की बात हो रही है ये संयुक्त राष्ट्र का सुरक्षा परिषद है। फ्रेंड्स आपको पता है कि संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। और देखिए फ्रेंड्स इसमें टोटल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें से 5 जो होते हैं अस्थायी सदस्य होते हैं। ठीक है, अस्थायी, और 10 जो होते हैं अस्थायी सदस्य होते हैं। क्लियर है। और इसमें जो यहाँ पर वोटिंग जब होता है तो आप देख सकते हैं यहाँ टोटल 15 सदस्य हैं। तो आप समझते होंगे कि 8 सदस्य अगर वोट कर देते होंगे तो क्या यह बहुमत हो जाता होगा? नहीं, 8 नहीं 9 सदस्यों का जो है सहमति होना आवश्यक है। तो 9 हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका, ऑप्शन नंबर डी। 5 जो अस्थायी सदस्य हैं उनका नाम जरा आप कमेंट करके बताएंगे। कई बार मैंने बताया 5 देश का नाम कमेंट करके बताएंगे जो अस्थायी सदस्य हैं सुरक्षा परिषद के। उसके बाद देखिएगा संसद में आधिकारिक विपक्षी समूह के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए उसके कितने सदस्य होने चाहिए? तो 1/10 होना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वर्तमान में अगर हम बात करें तो वर्तमान में फ्रेंड्स कोई भी जो है आधिकारिक विपक्षी समूह अभी लोकसभा में नहीं है। उसके बाद देखिएगा कि उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण कार्य का अर्थ क्या है? फ्रेंड्स इससे पहले हम लोगों ने मिनी प्रैक्टिस सेट कवर किया हुआ था बिहार दरोगा एग्जाम के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेट है, उसको जरूर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 100 से भी ज़्यादा हम लोगों ने वीडियोस को बिहार दरोगा के लिए कवर किया हुआ है। 40 हमने खुद का प्रैक्टिस सेट कवर किया हुआ है। उसके बाद 20 हमने मिनी प्रैक्टिस सेट कवर किया हुआ है। साथ ही साथ हमने एडुटेरिया का वॉल्यूम 2 भी कवर किया हुआ है। इन सभी वीडियोज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण का क्या अर्थ है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा कानूनों की संवैधानिक वैधता का परीक्षण। ठीक है, न्यायिक पुनरीक्षण कहाँ से लिया गया है? ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों की मान्यता किस आधार पर दी गई है? तो फ्रेंड्स ये दी गई है कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या का अनुपात। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासक कौन होता है? कल इस प्रश्न को शायद मैंने बताया था, इसका आंसर आज आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि इसका आंसर आपको पता नहीं होगा, अवश्य ही आपको पता होगा, आप कमेंट करके बताएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए क्षेत्रीय परिषदों की अध्यक्षता कौन करता है? तो सबसे पहले क्षेत्रीय परिषद के बारे में जानिए। देखिए क्षेत्रीय परिषद एक सलाहकारी संस्था के रूप में
राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, ठीक है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत जो है 5 क्षेत्रीय परिषद की स्थापना की गई थी। इसका अध्यक्ष भारत का गृह मंत्री होता है। और 1971 में, ध्यान रखेंगे, 1971 में उत्तरी पूर्वी परिषद का निर्माण किया गया और इस समय इसकी जो संख्या अब 5 से बढ़कर के कितनी हो गई है, 6 हो गई है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए, तो गृह मंत्री हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो पहले तो था ना गैट था, अब गैट के स्थान पर विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना गैट के स्थान पर की गई। कब की गई, तो ध्यान रखेंगे 1 जनवरी 1995 को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में है। टोटल 164 देश इसके सदस्य हैं और वर्तमान में इसके हेड चुने गए हैं नगोजी, यहाँ आगे आपको मिलेगा उनका नाम, यहाँ सुन लीजिएगा, नगोजी ओंकोंजो इवेला, ठीक है, ये WTO के हेड हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में सर्वाधिक रोजगार किस क्षेत्र में है, तो सर्वाधिक रोजगार जो है ये प्राथमिक क्षेत्र में, और प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है, कृषि आता है, खनन, वन, मत्स्य पालन, ये सभी आते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जनगणना के किस वर्ष को महाविभाजक वर्ष कहते हैं, तो महाविभाजक वर्ष कहा जाता है 1921 को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि लघु विभाजक वर्ष किसको कहा जाता है, तो लघु विभाजक वर्ष 1991 को कहा जाता है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट यानी कि ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, ग्लोबल, ध्यान देंगे, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, ठीक है, इसको प्रकाशित करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसी से मिलता जुलता एक और नाम है, मैंने अभी ग्लोबल बताया, ग्लोबल का मतलब वैश्विक होता है। एक होता है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, वर्ल्ड यानी कि विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक, तो वर्ल्ड जहां लग जाए तो वो IMD जारी करता है, ठीक है, IMD जारी करता है, क्लियर है। और एक और ध्यान रखेंगे, वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक, वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक, तो इसको जारी करता है इंसीड और गूगल, ये दोनों मिलकर के, इंसीड एक संस्था है, ठीक है, इंसीड और गूगल मिलकर के वैश्विक प्रतिस्पर्धा वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक को जारी करता है। राइट आंसर इसका जो है डी हो जाएगा, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि 2021-22 के बजट के अनुसार किस कर से सबसे ज्यादा राजस्व प्राप्त हुआ है, तो सबसे ज्यादा GST से प्राप्त हुआ है 15%, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद आयकर से 14%, उसके बाद अगर पूछा जाए तो निगम कर से 13% और सीमा शुल्क से 3%, ठीक है। देखिए, राजकोषीय घाटा प्राप्त करने के लिए बजटीय घाटा में क्या शामिल करना पड़ता है, तो राजकोषीय घाटा बराबर क्या होता है, राजकोषीय घाटा, यहाँ मैं लिख देता हूँ, राजकोषीय घाटा बराबर क्या होता है, ये होता है बजटीय घाटा, ठीक है, बजटीय घाटा प्लस सार्वजनिक ऋण, ठीक है, सार्वजनिक ऋण, यहाँ पर सार्वजनिक ऋण दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। अर्थशास्त्र को 2 भाग यानी कि सूक्ष्म और समष्टि में किसने बांटा था, तो फ्रेंड्स ये किसने बांटा था, तो ये रेगनर फ्रिस ने बांटा था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। देखिए, आपका एक लाइक जो है मुझे काफ़ी मोटिवेट करता है। देखिए, जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बने हैं, ये क्रम काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 46वें राष्ट्रपति बने हैं, वह किस पार्टी के हैं, तो फ्रेंड्स ये डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं, यानी कि लोकतांत्रिक पार्टी के हैं, ध्यान रखेंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्लियर है। अमेरिका में 2 दल हैं, द्विदल का सिद्धांत है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि IPL 2020 के फाइनल में मुंबई इंडियंस ने निम्नलिखित में से किस टीम को हराया था, यानी कि 2020 का जो IPL था उसको जीता किसने था, मुंबई इंडियंस ने जीता था। इसका आयोजन UAE में किया गया था, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में किया गया था, ठीक है। और फाइनल में मुंबई ने दिल्ली को हराया था, दिल्ली कैपिटल को, याद रखेंगे। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि मंदी के तकनीकी रूप से खाली स्थान दिया गया है के लिए नकारात्मक GDP विकास दर के रूप में परिभाषित किया गया है। यहाँ पर चारों ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा लगातार 2 तिमाहियों या फिर उससे अधिक के लिए नकारात्मक GDP विकास दर के रूप में परिभाषित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत दर्शन दक्षिण भारत यात्रा का आयोजन करेगा, तो ये करेगा कौन सा, ये करेगा फ्रेंड्स इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन यानी कि IRCTC। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा देश 2022 में महिला अंडर 17 फीफा विश्व कप, ठीक है, ये फुटबॉल है
यहाँ पर देखिए कहीं लिखा नहीं गया है, लेकिन कौन सा देश 2022 में महिला अंडर 70 फीफा विश्व कप का आयोजन करेगा, तो ये अपना देश भारत करेगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। दरअसल ये 2020 में ही होना था, लेकिन कोरोना के चलते ये 2022 में होगा। QRSAM का मतलब क्या है? देखिए फ्रेंड्स, ये QRSAM जो है इसका फुल फॉर्म होता है क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। अब यहाँ आपको पता चल गया कि ये जो मिसाइल है सरफेस से हवा में मार करने वाली, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इसको डेवलप किया है किसने? DRDO ने। ठीक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर के। DRDO ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर के इसको विकसित किया है। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा देश 2022 में G20 ग्रुप ऑफ 20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? 2021 में इटली करेगा, 2022 में इंडोनेशिया करेगा, 2023 में अपना प्यारा भारत करेगा। 2022 पूछा गया है, इंडोनेशिया करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में PM ने कहाँ पर विश्व प्रसिद्ध देव दीपावली उत्सव में भाग लिया है? तो राइट आंसर इसका वाराणसी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। आम बजट 2021-22 में वर्ष 2021-22 के लिए रक्षा बजट को बढ़ा करके कितना कर दिया गया है? तो देखिए फ्रेंड्स, 2021 में जो था रक्षा बजट कितना था? तो 2021 में यह बजट जो था वो था 4.7, यहाँ 4 लिख देता हूँ, 4.71 लाख करोड़। अब इसको बढ़ा करके 4.78 लाख करोड़ कर दिया गया है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए कि बजट 2020-21 संसद में पेश किया गया। वर्ष 2021-22 का बजट 2021-22 संसद में पेश किया गया। वर्ष 2021-22 का बजट कितने स्तंभों पर आधारित है? तो ये टोटल जो है 6 स्तंभों पर आधारित है। ये 6 स्तंभ जो है स्वास्थ्य है, अवसंरचना है, समावेशी विकास है, मानव पूंजी है, नवाचार और अनुसंधान है, न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन। ठीक है, न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस देश ने हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता है? तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि यह जो प्रतियोगिता था कहाँ हुआ था? तो ये इजिप्ट में, मिस्र में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, और इसमें जो है डेनमार्क ने जीता है। किसको हरा करके फाइनल में? तो स्पेन को हरा करके, यानी कि रनर अप स्पेन रहा है, विनर जो रहा है वो डेनमार्क रहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र का एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये जो है किया गया है सस्मिता लेंका को। सस्मिता लेंका जो है ये उड़ीसा की जो है एक वन अधिकारी हैं और इनको पेंगलिन की तस्करी को बंद करने के लिए जो है यह अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि वर्ष 2020 के लिए ऑक्सफोर्ड ने किस हिंदी शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? वर्ड ऑफ द ईयर चुना है आत्मनिर्भरता को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, आत्मनिर्भरता को। ठीक है, वहीं अगर बात करें कॉलिंग्स डिक्शनरी, एक कॉलिंग्स डिक्शनरी भी है, तो अगर पूछा जाए कि कॉलिंग्स डिक्शनरी ने किसको 2020 में वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो लॉकडाउन को। ठीक है, लॉकडाउन को इन्होंने घोषित किया था कॉलिंस डिक्शनरी ने। उसके बाद देखिएगा कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कोविड योद्धा स्मारक बनाए जाने की घोषणा की है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा उड़ीसा के। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं कौन? अभी नवीन पटनायक हैं। इनका नाम आप जरूर ध्यान रखेंगे, काफ़ी चर्चा में रहते हैं क्योंकि ये वहाँ पर लगातार प्रयासरत रहते हैं कि उस राज्य का तरक्की हो, वहाँ के जो गरीब हैं उनको रोजगार मुहैया हो, वहाँ के जो किसान हो उनको उचित लागत मिले। इनमें ये काफ़ी रुचि रखते हैं और लगातार ये प्रयासरत में रहते हैं। उसके बाद देखिएगा, स्वास्थ्य मंत्रालय ने किस संघ शासित प्रदेश को कोरोना मुक्त घोषित किया है? तो राइट आंसर बताइए फ्रेंड्स, इसका क्या हो जाएगा? 41 का। 41 का करेक्ट आंसर जो है ये हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। किस देश की सरकार ने समुद्र में दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप के निर्माण की मंजूरी दी है? तो ये देश है हमारा डेनमार्क। ठीक है, ध्यान रखेंगे, डेनमार्क देश है। उसके बाद देखिएगा कि नगोजी ओंकोजो-इवेला, अभी मैंने बताया था कि ये WTO के यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन के ये हेड हैं, अध्यक्ष हैं। ठीक है, किस वैश्विक संस्था की पहली महिला महानिदेशक बनी है? तो ये बनी है व्यापार संगठन की। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य द्वारा ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई है? ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई है किस राज्य के द्वारा? तो फ्रेंड्स ये राज्य जो है ये है हिमाचल प्रदेश, ध्यान रखेंगे। ठीक है, 100% LPG कनेक्शन देने वाला पहला राज्य भी कौन सा है? हिमाचल प्रदेश ही है। उसके बाद देखिएगा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, CEO का फुल फॉर्म होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है, किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है RS शर्मा को। RS शर्मा को। ठीक है, ध्यान रखेंगे।
बजट 2021-22 के अनुसार 2020-21 के लिए राजकोषीय घाटे का वास्तविक अनुमान कितने प्रतिशत रखा गया है? ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो देखिए राजकोषीय घाटा रखा गया है 9.5%। वहीं राजस्व घाटा पूछा जाता तो 7.5%। प्राथमिक घाटा पूछा जाता तो 5.9%। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि आईसीसी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने जनवरी 2021 के लिए किसे प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया है? देखिए आईसीसी ने शुरू में अभी ये घोषणा किया था वर्ष के शुरू में कि हर मंथ जो है प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया जाएगा, पुरुष क्रिकेट में भी और महिला क्रिकेट में भी। तो देखिए पहला अवार्ड दिया गया जनवरी 2021 में, और पहला अवार्ड इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार किसी व्यक्ति को दिया जाता है तो वो खुद में इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये भारत के ऋषभ पंत को दिया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। वैसे अभी जो है जुलाई मंथ तक जो है दे दिया गया है। और वहीं अगर महिलाओं की बात करें तो पहला किनको दिया गया था? तो पहला दिया गया था, नाम इनका आप जरूर ध्यान रखेंगे, शबनम इस्माइल। शबनम इस्माइल ये साउथ अफ्रीका की हैं, ठीक है। लेडीज में दिया गया था, वुमेन में दिया गया था, और मेल में ऋषभ पंत को। अगर हम बात करें कि जुलाई तक दे दिया गया है तो जनवरी में ऋषभ पंत हो गया, फरवरी में दिया गया था किनको? फरवरी में दिया गया था रविचंद्रन अश्विन को, मार्च में भुवनेश्वर कुमार को, अप्रैल में बाबर आजम को, मई में दिया गया था मुशफिकुर रहीम को, जून में दिया गया था डेवन कॉनवे को, जुलाई में दिया गया था अभी दिया गया है शकीबुल हसन को, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए आपको ये पता होगा कि बदरुद्दीन तैयब जी थे, लेकिन बदरुद्दीन तैयब जी ने कांग्रेस की किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ये आपके जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, इन्होंने 1887 में कांग्रेस का जो अधिवेशन मद्रास में हुआ था, तीसरा अधिवेशन था, उसी में इन्होंने अध्यक्षता किया था, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन सी पुस्तक बंगाली देशभक्ति की बाइबल मानी जाती है? ये पुस्तक है बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित आनंद मठ। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आनंद मठ सन्यासी विद्रोह जो है पर आधारित है यह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि महाराजा रंजीत सिंह किस राज्य रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? तो महाराजा रंजीत सिंह जो थे यह किस मिसल से संबंधित थे? तो किस मिसल से? सुकर चकिया मिसल से ये संबंधित थे, ठीक है। और इनकी राजधानी लाहौर थी। उसके बाद देखिएगा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी गठित किसने किया था? तो देखिए फ्रेंड्स, इसकी स्थापना किया था चंद्रशेखर आजाद ने, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, ठीक है। उसके बाद देखिए साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। ऑप्शन नंबर बी। कहाँ आया था? तो बंबई में आया था, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश यानी कि शुरुआत किसने किया था? तो गणपति पर्व और शिवाजी समारोह, ये दोनों उत्सव मनाने का शुभारंभ जो है ये किया था किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? तो देखिए इनका जन्म जो हुआ था पैगंबर हजरत मोहम्मद जी का, इनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था, ध्यान रखेंगे। सिंधु सभ्यता संबंधित है, तो सिंधु सभ्यता जो है ये पूछा जाता है और यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट होता है। यह एक आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। यह एक नगरीय सभ्यता थी, ध्यान रखेंगे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खली पुत्र गोसाल थे। मक्खली पुत्र गोसाल, मक्खली गोसाल, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। हंटर कमीशन की रिपोर्ट के किस विकास पर जोर दिया गया था? हंटर कमीशन का गठन कब किया गया था? सबसे पहले पूछा जाता है कि हंटर कमीशन संबंधित किससे है? तो शिक्षा से संबंधित है, शिक्षा के विकास से संबंधित है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसका गठन जो है 1882 ईस्वी में किया गया था और उस समय गवर्नर कौन था? उस समय वायसराय हो गया था। उस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड रिपन था। लॉर्ड रिपन को फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने भारत के उद्धारक की संज्ञा दी है। यही लॉर्ड रिपन जो था, इसी के समय प्रथम कारखाना अधिनियम पारित किया गया था, इसी के समय नियमित जनगणना कराई गई थी, इसी ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया था। देखिए कितना इंपॉर्टेंट कार्य इसने किया है, ठीक है। स्थानीय स्वशासन का जनक इसको कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, बताइए 57 का सी हो जाएगा, प्राथमिक शिक्षा को। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से जिस एक शासन ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह कौन था? शाह आलम द्वितीय से इन्होंने दीवानी प्राप्त की थी। आपको पता है 1765 को मुगल सम्राट शाह आलम और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में इलाहाबाद की संधि हुई, जिसके तहत शाह आलम ने बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को सौंप दी।
ऑप्शन नंबर ए, गद्दर आंदोलन की स्थापना की थी तो लाला हरदयाल ने। कहाँ पर? सैन फ्रांसिस्को में। कब? 1913 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखिए निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया? अभी मैंने बताया है लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन ने। लागू किसने किया था इसको? तो इसको लागू किया था 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन ने, और इसको निरस्त किया किसने? लॉर्ड रिपन ने। कब? 1882 ईस्वी में। क्लियर है? चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, किसके द्वारा स्वराज दल की स्थापना की गई थी? स्वराज दल की स्थापना 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा की गई थी। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित हैं? तो ये 4 मठ जो है ये श्रृंगेरी जो कि कर्नाटक में है, द्वारका गुजरात में है, पुरी उड़ीसा में है, और जोशी मठ या फिर ज्योतिर्मठ ये उत्तराखंड में है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो कई बार मैंने बताया है, भारत की जो माही नदी है यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? देखिए यहाँ प्रतिशत लगा दिया गया है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा गोवा। प्रतिशत न लगाता तो ये महाराष्ट्र हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस है? तो ग्रीन हाउस गैस इनमें से सभी हो जाएगा। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये गोदावरी है। ठीक है, गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, और यह निकलती कहाँ से है? तो यह निकलती है त्र्यंबकेश्वर से। ठीक है, नासिक से, महाराष्ट्र में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स, देखिए मेरा एक प्रयास है कि जितना मैं जानता हूँ, जितना मैं हो सके आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताऊं, ताकि एक प्रश्न के साथ साथ आपके 4 से 5 प्रश्न कवर हो जाएं। इतना मेरा एम है, इतना मेरा उद्देश्य है। देखिए निम्नलिखित में से वैसे बहुत सारे जगह पर प्रैक्टिस सेट चलाया जाता है, लेकिन मैं ये नहीं मानता हूँ कि सिर्फ आंसर टिक कर देने से आपका भला हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो देखिए नाथुला दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, नाथुला जो है ये सिक्किम में है। लिपुलेख उत्तराखंड में, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में, पालघाट दर्रा जो है ये केरल में है। राइट आंसर है कि फाकिम वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? फाकिम वन्यजीव अभयारण्य नागालैंड में है। इसको आप इंपॉर्टेंट करके याद रखेंगे। कौन सा बंदरगाह मुक्त व्यापार क्षेत्र के अंतर्गत समाहित है? तो यह है कांडला बंदरगाह। ध्यान रखेंगे, कांडला गुजरात में है। उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है, बताइए। एक तरफ जो है ये दिया गया है, यहाँ पर ताप, थर्मल ताप एटॉमिक पावर स्टेशन कह सकते हैं आप। देखिए कैगा कहाँ पे है? कैगा कर्नाटक में है, नरोरा उत्तर प्रदेश में है, जैतपुर गुजरात में नहीं है। जैतपुर जो है फ्रेंड्स ये महाराष्ट्र में है। तो ध्यान रखेंगे, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पंचेश्वर परियोजना किस देश में भारत के सहयोग से बनाई जा रही है? तो ये परियोजना जो है पंचेश्वर परियोजना, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, ये काली नदी पर है। काली नदी कहाँ? उत्तराखंड में। इतना तो क्लियर हो गया, उत्तराखंड में है, और यह भारत और नेपाल का सामूहिक परियोजना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व में किस प्रजाति की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? तो ये पाई जाती है कॉकेसाइड की। कॉकेसाइड की, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा, कॉकेसाइड की। ठीक है, इनको श्वेत वर्ण, इस प्रजाति के लोग को श्वेत वर्ण होता है, यानी सफेद होते हैं। ध्यान रखेंगे। एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण क्या होगा? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तन का नियम आपने बखूबी पढ़ा होगा। तो राइट आंसर 60 डिग्री ही हो जाएगा। 220 वोल्ट पर कार्य करते हुए 2 किलोवाट के हीटर से गुजरने वाली धारा का संगणन कीजिए, कैलकुलेशन कीजिए, गणना कीजिए। तो यहाँ पर आपको पता होगा, आपसे धारा पूछा जा रहा है, तो P इक्वल टू वी आई आपने पढ़ा होगा। P पावर है जो कि 2 किलोवाट दिया गया है, V भी दिया गया है वोल्ट 220 वोल्ट, I आपको निकालना है। तो I इक्वल टू अब क्या हो जाएगा? P अपॉन V हो जाएगा। पावर 2 किलोवाट है, इसको वाट में बदल दीजिए तो 2000 वाट हो जाएगा, बटा P उसके बाद अब कितना होगा? V कितना है? 220 वोल्ट है। तो देखिए 0 से 0 काट दीजिए, 200 बटा 22 हो जाएगा, 200 बटा 22 9 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लीजिएगा एक बार। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि यहाँ पर खोजकर्ता दिया गया है और दूसरी तरफ उनकी खोज है। तो देखिए फ्रेंड्स, एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी? तो इन्होंने टीकाकरण की खोज की थी। एडवर्ड जेनर को प्रतिरक्षा प्रणाली का जनक कहा जाता है। वाटसन ने खोज किया था द्विकुंडली की। लैंड स्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज किया था। फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज किया था। क्लियर हो गया? अब यहाँ से आप मिला लीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पाचन है भोजन को, राइट आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा। पाचन है भोजन को जटिल से सरल अणुओं के रूप में बदलने की क्रिया। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होता है। उसके बाद देखिएगा, वायु में 0 डिग्री से
सेंटीग्रेड या 0 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा हुआ है, ठीक है। पर ध्वनि तरंग का वेग है, तो सही आंसर हो जाएगा 331.3 मीटर पर सेकंड। हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है, ध्यान रखेंगे हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है, एक अनुवांशिक रोग है, और इसमें क्या होता है, रक्त नहीं जमता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। डीएनए का मूल मात्रक क्या है, डीएनए का मूल मात्रक जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयोग में लाया जाता है, क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है मीथेन को, ठीक है। ध्यान रखेंगे CHCl3 होता है क्लोरोफॉर्म, तो मीथेन का इसमें इस्तेमाल किया जाता है, ध्यान रखेंगे मीथेन करेक्ट आंसर हो जाएगा। हैलोजन में सबसे जो है प्रभावशाली ऑक्सीकरक करता है कौन सा, तो सबसे जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा हैलोजनों में, इंपॉर्टेंट है, ये फ्लोरीन है, आपको ध्यान भी होगा। उसके बाद देखिए उष्मागतिकी के प्रथम नियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं दिया गया है कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल परिवर्तित किया जा सकता है, राइट आंसर इसका गलत गया है ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिएगा धूप की निम्न में से कौन सी किरणों सोलर कुकर को गर्म करने में सहायता करती है, इंपॉर्टेंट है, तो ये है औरक्त किरण, ठीक है, औरक्त किरण। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा सिलेंट्रेटा समुदाय के अंतर्गत आता है, सिलेंट्रेटा के अंतर्गत आता है जेलीफिश, ध्यान रखेंगे। गोल कृमि जो है यह आता है प्लेटी हेलमिंथीज के अंतर्गत। उसके बाद स्टार फिश जो है यह आता है इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत। जोंक जो है ये एनेलिडा के अंतर्गत आता है, ध्यान रखेंगे एनेलिडा के अंतर्गत आता है, एनेलिडा के अंतर्गत ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि इंद्रधनुष के किनारों के रंग होते हैं, तो इंद्रधनुष में दो प्रकार के इंद्रधनुष होते हैं, एक प्राथमिक होता है, एक द्वितीयक इंद्रधनुष होता है। तो यहाँ पर आपसे सिर्फ पूछा गया कि इंद्रधनुष के किनारों का रंग, तो ये लाल और बैगनी कलर का होता है, लाल और बैगनी कलर का। देखिए राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा 85 का, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है। देखिए इंद्रधनुष जो है यह परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और अपवर्तन का एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। प्राथमिक इंद्रधनुष में जो है लाल रंग बाहर की ओर होता है और बैगनी रंग अंदर की होता है प्राथमिक में, द्वितीयक में इसका विपरीत हो जाएगा, ठीक है। चलिए भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कहाँ स्थापित किया गया है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर जो है यह कहाँ स्थापित किया गया है, तो बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये तारापुर में, तारापुर कहाँ है, महाराष्ट्र में है। और ये जो रिएक्टर है इसका नाम आप ध्यान रखेंगे, इस रिएक्टर का नाम क्या है, तो ये अप्सरा है, इसका नाम अप्सरा है। लेक्सिकोग्राफी क्या है, तो लेक्सिकोग्राफी जो है ध्यान रखेंगे यह जो है शब्दकोश की रचना की कला है। उसके बाद विशेष मच्छर द्वारा मलेरिया फैलता है, इसकी खोज सर्वप्रथम किसने की थी, तो रोनाल्ड रोस ने की थी, मादा एनोफिलिस। कोरंडम किसका एस्क है, कोरंडम जो है यह एल्युमिनियम का एस्क है। किसी अर्धचालक की चालकता जो है ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, 90 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 92 नंबर देखिए कि माँ का दूध शिशु के लिए लाभदायक होता है क्योंकि, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, क्यों लाभदायक होता है, अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, इसमें एंटीबॉडी होता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि पेचिस रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है, पेचिस जो होता है ये एंट अमीबा हिस्टोलिका से होता है, ठीक है, एंट अमीबा राइट आंसर इसका हो जाएगा, प्रोटोजोआ से होता है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिएगा ASTH, ASTH ये हार्मोन है, इसका स्रवन जो होता है यह पीयूष ग्रंथि से होता है, ध्यान रखेंगे कहाँ से होता है, पीयूष ग्रंथि से होता है, इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से वर्णक प्रोटीन यानी कि क्रोमोप्रोटीन कौन सा है, क्रोमोप्रोटीन कौन सा है, तो बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, बता दीजिए फटाफट। राइट आंसर 95 का क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका म्यूसिन। 94 का मैंने पूछा है, 94 का करेक्ट आंसर जो है ये हो जाएगा हीमोग्लोबिन, ठीक है, वर्णक है एक प्रकार का। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से न्यूनतम अनुपात कौन सा है, देखिए 95 से लेकर के 100 तक में मैथ के क्वेश्चन है, आप इसका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। और फ्रेंड्स यहाँ से एक क्वेश्चन आप कमेंट करके बताइएगा कि हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है। उसके बाद चलिए 95 से लेकर के 100 तक में मैं आंसर बता देता हूँ। 95 का करेक्ट आंसर 7:15 हो जाएगा। 96 का देख लीजिएगा, देखिए ये कितना आसान क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो 96 का करेक्ट आंसर 315 हो जाएगा। 30 सड़ गए तो 70% सही बचा ना, तो 450 का 70% निकाल लीजिए,
राइट आंसर आ जाएगा 315। उसके बाद देख लीजिएगा, उसके बाद 97 का करेक्ट आंसर जो है ये कितना हो जाएगा, तो 37/90 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। 98 का अगर हम बात करें तो इसका हो जाएगा 1/2√3, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। 99 का करेक्ट आंसर जो है ये 24 हो जाएगा। और 100 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, 100 का करेक्ट आंसर देख लीजिएगा, 100 का करेक्ट आंसर जो होगा ये 1000 रुपया हो जाएगा। फ्रेंड्स वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। सारा सेट 15 सेट में जो है इस बुक में, इसका PDF आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा।